हेलो डियर एस्पिरेंट। यदि आप रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या रेलवे की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अभी तक जीके जीएस की समस्या से उबरे नहीं हैं, यानी कि इसको लेकर अभी भी आप टेंशन में हैं, तो अब आपका टेंशन मैं दूर करने वाला हूं। अब आप कहेंगे कि टेंशन हमारी दूर कैसे हो जाएगी? तो डियर स्टूडेंट, डियर एस्पिरेंट, मैं आपकी इस टेंशन को इस प्रकार से दूर करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रेलवे में 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। यानी कि रेलवे एग्जाम में 500 ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। 50 क्वेश्चन की एक वीडियो रहेगी और लगभग आपको 10 ऐसी ही वीडियो मिलेगी जिसको मिलाकर आपका 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। और आप कहेंगे कि सर 500 कैसे मोस्ट रिपीटेड हो सकता है? तो मैं आपके सामने प्रूफ भी रखूंगा। आप प्रूफ देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस में बार बार रिपीट हुआ है, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिसर्च करना पड़ेगा। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस वीडियो में 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों के बारे में। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं जीके जीएस दोनों पोर्शन को कवर करने वाला हूं। दोनों पोर्शन से क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। अब यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चालक की दिशा को इंगित करता है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी। यह एक नियम है। तो यह नियम किसका है? यह क्या कहलाता है? इस नियम को क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। तो पहली बात, ये जो नियम है फ्लेमिंग का है। फ्लेमिंग का कौन सा नियम है? तो दाएं हाथ का नियम है। क्या है? दाएं हाथ का नियम है। अर्थात आप समझ गए होंगे। यहां पर आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे कि आर हैज और 16 लिखा है, यानी कि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये रेलवे एग्जाम में 16 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम संख्या जो होनी चाहिए वो 250 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 250 होनी चाहिए। आगे देखते हैं, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में की अवधि में शामिल थी जो मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। तो 1951 से लेकर 1956 तक की जो पंचवर्षीय योजना रही है वो है हमारी क्या? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में 1951 और 1956 की अवधि जो शामिल थी, जो मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्रों के विकास पर भी केंद्रित थी। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2004 में किस द्रविड़ भाषा को पाली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु को। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में। ये क्वेश्चन 9 बार पूछा गया है रेलवे एग्जाम में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 वन और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं की। ये याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हार्नबिल और महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में। किसमें? नागालैंड में। ये याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन लगभग रेलवे एग्जाम में 8 बार पूछा गया है। आगे आगे क्या है कि भारत की तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले में स्थित है। तो जाफना जिले में स्थित जल डमरू मध्य है। पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जफना जिले में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो ये याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से।
आयरलैंड के संविधान से लिया गया और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं इसको, ये आप टिक कर लीजिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत का किस संविधान से लिया गया है, किसके संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 80 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 80 के तहत। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51A में दिया गया है। और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान के तहत संविधान में शामिल किया गया है, तो ये याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51A को संविधान में जो संविधान है उसमें शामिल किया गया है। और इसमें किस चीज को शामिल किया गया, तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन के बारे में। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल रूप में होती है, तो याद रखिएगा पारा। पारा जो होती है कमरे के ताप पर क्या होती है, तरल के रूप में होती है। नेक्स्ट, मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन रक्तचाप दाब कितना होता है, तो याद रखिएगा वो होता है 120 mHg से 80 mHg, यानी कि 8 बार क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूछा भी जा चुका है। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, को 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है यह, तो बच्चा बच्चा का जुबान पर होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। बहुत लोग बोल देंगे कि 26 जनवरी 1947 को, तो भ्रम में मत रहिएगा, 26 जनवरी 1947 नहीं है, 26 जनवरी 1950 है। किसके बारे में बात किया गया, तो भारत का संविधान। अब सोचो कि आप 1947 में तो आजादी लिए हो, तो आपको तुरंत कैसे संविधान लागू कर दिए, या तो आपके माइंड में थोड़ा सा ये बात होनी चाहिए। 26 जनवरी 1950 का हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। आगे देखिए, आगे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श के संविधान किस संविधान से लिए गए हैं, याद रखिएगा संविधान, भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के जो आदर्श है वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। कहां से, फ्रांस के संविधान से। नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर गठन किया गया था किसका, नीति आयोग का। किसका, नीति आयोग का। कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। आगे देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य परास, मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास यानी कि ऑडिबल रेंज, यानी कि हम लोग कितने रेंज के बीच का ध्वनि सुन सकते हैं वही पूछ रहा है। तो हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुन सकते हैं। अगर इससे एबव अगर आपकी ध्वनि का परास जाता है तो समझ जाइए कि आपकी कान की जो चादरा है वो फट सकती है, ये याद होना चाहिए। आगे देखिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो उस लेंस की क्षमता क्या होती है, तो याद रखिएगा उस लेंस की क्षमता P बराबर हमारा फॉर्मूला आता है, यहाँ पर हो जाएगा एफ जो होता है किसमें होता है, मीटर में। समझ में आया, सॉरी यहाँ एफ मीटर में नहीं सेंटीमीटर में होना चाहिए, यहाँ सेंटीमीटर में होता है। एक मिनट, यहाँ सेंटीमीटर में होता है एफ, क्लियर है। यहाँ एफ किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो हमारा फॉर्मूला जब इतना बन गया तो यहाँ से तो हम लिख सकते हैं। अब 100 बट्टे में हम 25 रख देते हैं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब 4 यहाँ पर पीपी क्या है हमारा,
तो लेंस की पावर है। लेंस की जब पावर है, यानी कि पावर को हम किस में मापते हैं, तो पावर ये मत समझिए फोर्स वाला, नहीं। आपका जो लेंस की जो पावर है उसको मापा जाता है डायोप्टर में। डायोप्टर को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 4 डायोप्टर। कितना समझ में आ गया? इतना तो समझ ही जाते हैं, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित तो होने की जो घटना है वो कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ में आया? और ये क्लास 10th की टॉपिक है कि किसी भी प्रकाश, एक श्वेत प्रकाश लीजिए, अगर उसे प्रिज्म से जैसे ही गुजारेंगे वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और उसको हम एक शॉर्ट नेम देते हैं वाइब्ग्योर। वाइब्ग्योर भी से होता है वायलेट, आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू, और जी से होता है ग्रीन, वाई से होता है येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। ये 7 कलर हो गए, समझ में आया? आगे देखिए, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? देखिए, अगर एक व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है तो यानी कि इसका मतलब यह है कि उसको निकट दृष्टि दोष है। अगर निकट की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है तो आपको निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु दिखाई दे रही है तो दूर दृष्टि दोष है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि यह एक व्यक्ति है जिसको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख रही है, यह कौन सा दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है, यही पूछा है। तो इस व्यक्ति को पहले तो बता दे तो निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिए। यानी कि जिसमें 2 अक्षर होगा उसके लिए 3 अक्षर वाला वर्ड आएगा, और जिसमें 3 अक्षर होगा उसमें 4 अक्षर वाला वर्ड आएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? इस क्वेश्चन को मैं आपको हल कर दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। समांतर क्रम का फॉर्मूला जो होता है R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसी को हल कर देते हैं तो 1/3 हमारा एक दिया है, और एक दिया है 1/6 और प्लस 1/9, ये हमारा दिया है। एलसीएम निकाल लेते हैं तो 3 और 6 का और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2 यहाँ से करेंगे यानी कि 3 3 3 3 3 यानी कि 80 हमारा मिल जाएगा एलसीएम। 80 हमारा एलसीएम मिल गया, तो 3 से 18 में भाग देंगे, 6 बार में जाएगा, 6 से ऊपर गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, फिर 6, 3 एकम 3 और 2 कितना आ गया हमारा भाई? तो यहाँ पर 3 2 5 1 11, 11 बट्टे में हमारा आ गया 18। तो 11 बट्टे में जो 18 आया है, 11 बट्टे में जो हमारा 18 आया है निकल कर, यहाँ से इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये तो आप समझ गए होंगे। 11 बट्टे में जो 18 है वो तो 1/r का ना मान है, और तो 1/r का मान हमारा कितना है, 11 बटे में 18, ये हमारा आया। लेकिन हमसे r का मान पूछा है तो r का मान हो जाएगा 18 बटे में 11, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर आया है, देख सकते हैं कितना आया है आंसर, मिला लीजिएगा 11 18 बटे में 11 ओम। ठीक। बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो यहाँ पर डैश में आपको भरना है। तो बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1913 में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, यानी कि बने। अब एक चीज और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गीतांजलि नामक जो कविता है संग्रह है इसके लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है, याद रहे, आई होप। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य के रूप में नामित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है नीता अंबानी, और ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में 7 बार रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता अब कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया, तो 1784 में।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था? 1784 में। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। फिर एक बार देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। भारतीय संविधान सभा पहली बार कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा पहली बार कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा पहली बार कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे कि मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे क्या क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 को आप अच्छे से याद कीजिएगा। अनुच्छेद 21 बार बार पूछा जाता है पेपर में, और ये रेलवे एग्जाम में 6 बार पूछा गया, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 21 बहुत बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया है? तो ये है 42वें संविधान संशोधन के तहत, और ये क्वेश्चन 6 बार पूछा गया और इस बार भी रेलवे एग्जाम में पूछा जाएगा। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिको में समूहबद्ध किया था। ये क्लास 10th में आपको मिल जाएगा और इसका नाम है जोहान वॉल्फगैंग डोबेराइनर। डोबेराइनर का नियम आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, जहाँ पर तत्वों के निष्कर्षण का चैप्टर है या तत्वों का कुछ ऐसा का चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 5वां है, क्लास 10th में है, केमिस्ट्री में। आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा जोहान वॉल्फगैंग डोबेराइनर। डोबेराइनर का त्रिक नियम वहां पर आप लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है? तो CaSO4 डॉट 2H2 ये आपका होता है जिप्सम, और CaSO4 डॉट हाफ H2 ये जो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ये क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में 6 बार पूछा गया की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो गैल्वानीकरण की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। आगे देखिए, यांत्रिक ऊर्जा किनका यौगिक है? तो यांत्रिक ऊर्जा याद रखिए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का ही योग है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु को 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा? तो आवर्धन आपको बताना है कि जब किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा? आवर्धन कितना होगा? तो इसे आप हल कीजिएगा, ये आपके लिए 0.33, ये इसका आंसर है, और ये रेलवे एग्जाम में 6 बार पूछा गया है। इसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और हल कर और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्यूशन भी बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को, और कौन सा सन था? तो यानी कि वही मान लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, और इसको 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ शुरू की गई थी। यानी कि देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी शुरुआत कब की गई थी, और इसकी शुरुआत करने में लगभग 500 करोड़ सॉरी 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ की गई थी।
किसे भारतीय योजना अर्थव्यवस्था के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, याद रखिए। ये क्वेश्चन 38 और 39, ये क्वेश्चन आप दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के किस कोशिकांग को आत्मघात थैली भी कहा जाता है? तो देखिए, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघात थैली, क्योंकि ये फट जाती है। और इसके बारे में डिटेल हम बता सकते हैं, बट वीडियो लंबी हो जाएगी, तो जब साइंस का आपको क्लास देंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के किस कोशिकांग को आत्मघात थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय कर देता है? तो विटामिन के। विटामिन के। रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के, याद रखिएगा। भारत की जनगणना, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ही अधिक थी। किस जनगणना के अनुसार? भारत की जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार। आगे देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में है और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है? जैसे आप गांव में देखे होंगे कि प्रधानी जो काम होती है, जैसे बिहार में लोग इसको बोलते हैं मुखिया बोलते हैं शायद, और हम लोग के तरफ बोलते हैं प्रधान। तो इनके तहत गांव में जैसे देखे होंगे कि कहीं कहीं पोखरा खुदवाया जाता है, और कहीं सुंदरीकरण, मतलब जगह जगह पर काम किया जाता है। तो उसके तहत लोगों को 100 दिन की रोजगार दी जाती थी। पहले 90 दिन का था, अब 100 दिन का हो गया होगा, 3 महीना पहले मिलता था, अब 100 दिन हो गया होगा शायद। तो 100 दिन की जो रोजगार उपलब्ध कराई जाती थी उसको मनरेगा बोला जाता था। मनरेगा, मनरेगा आज भी किया जाता है, तो वो मनरेगा है। उसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो चूंकि ये होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये पूरा फुल फॉर्म होता है उसका। ये आज हम आपको बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। समझ में आया? और इसका जवाब यही है। किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1018 सूक्त हैं और जिन्हें मंडल नाम 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया? तो वह है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट हुआ है, देख सकते हैं। उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम था जिसने वर्ष 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की? वास्को डी गामा। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति तैयार की? वो है लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की? तो बेलगाम। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की? वह है बेलगाम। याद रहना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया 5 बार रेलवे में। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? तो हेनरी बियन डिरोजियो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था? तो बॉम्बे में किया था। कहाँ पर किया था? बॉम्बे में। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि ये 50 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस 50 क्वेश्चन को आपको जानकर कैसा लगा? और यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे आशा है कि यह क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर और भी ऐसे क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को पर 50 लाइक का टारगेट है, पहुंचा दीजिएगा। और मैं आप लोग के लिए टेस्ट भी फ्री लाने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।